वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और जिसे आफ्सा भी कहा जाता है इन डिटेल। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज आफ्सा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, देन हिस्ट्री ऑफ आफ्सा, देन स्पेशल पावर्स क्या एंजॉय करते हैं इसके अंडर वो, देन आफ्सा के बारे में बार बार क्रिटिसिज्म क्यों आता है, डिफरेंट कमिटीज का क्या ओपिनियन है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या ऑब्जर्वेशन, एंड देन फाइनली कंक्लूजन एंड मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चन एज यूजुअल. So let us start the video. First of all, first we should discuss what exactly are the constitutional provisions. Then you may say, so why? Because this is something which is related to law and order, public orders. Topic is related to internal security. Then comes the first question, कि सब public order falls under which list? If you read the Indian Constitution carefully, under Schedule 7 of Indian Constitution, we have three lists: Union list, State list, and concurrent list. Subject which falls under Union list, Union can make laws. State list, State can make laws. And concurrent list, both can make laws, but if there is a clash, central law shall prevail. So if you go through the Schedule 7 State list, it is clearly specified that public order, police and prison, these are the state subject. Then comes the next question. So if the subjects are state, then how center can intervene? If you read the union list, you will get the answer in union list, point number 2, naval, military, air forces and any other armed forces. That itself means under this provision, central government has the power to raise any number of armed forces, for example, CRPF, CISF, etc. Does that mean सिर्फ एक ही प्रोविजन है? नहीं. If you read Article 355 of Indian Constitution, it clearly says it's a duty of the Union to protect state, every state, against external aggression and internal disturbance, so that state can function in accordance with the provisions of Constitution. मतलब क्या? आर्टिकल 355 क्लियरली कहता है कि ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है. मैं कर्तव्य बोल रहा हूं, अधिकार नहीं. ड्यूटी अलग और पावर अलग. केंद्र का ये कर्तव्य है क्या? प्रोटेक्ट करना, मतलब स्टेट का संरक्षण करना. किससे? एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज इंटरनल डिस्टर्बेंस. मतलब आर्टिकल 355 क्लियरली सेज दैट केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है एवरी स्टेट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज इंटरनल डिस्टर्बेंस. Then comes the next question, कि सर आफ्सा क्या है, इसका ओरिजिन क्या है? आफ्सा सिंपल मीनिंग इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958. सिंपल भाषा में इट गिव्स अ स्पेशल पावर, ये स्पेशल पावर देता है. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर स्पेशल पावर किसे देता है? आर्म फोर्सेस को. तो अगला क्वेश्चन, सर क्यों देता है? टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर. कहां पे? इन डिस्टर्ब एरिया. सो इतना सिंपल है समझने में, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट किसे स्पेशल पावर्स देता है? आर्म फोर्सेस को. क्यों देता है? टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर. कहाँ पे? डिस्टर्ब एरिया. जाहिर है आपके मन में पहला क्वेश्चन होगा कि सर डिस्टर्ब एरिया क्या होता है. वी विल डिस्कस विद इन 2 मिनट्स. इससे पहले अगर आप थोड़ा पीछे जाते हैं, क्यों? बिकॉज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 देख के हमें लगता है कि सर ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है. नहीं. इफ यू गो बैक टू द ओरिजिन, इसका ओरिजिन आपको मिलता है ब्रिटिश रूल में. ब्रिटिश सरकार ने इसको पहले प्रोमुलेट किया था इन रिस्पॉन्स टू द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था उसे सप्रेस करने के लिए जाहिर है इन्होंने इसे प्रोमुलेट किया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्हें लगा कि इसे रिटेन करना ज़रूरी है, एंड देन पहली बार इसे ऑर्डिनेंस के स्वरूप में और फिर एक्ट के स्वरूप में 1958 में लेके आए. ओरिजिन एंड सिंपल भाषा में मीनिंग क्लियर हुआ. आगे चलते हैं. जैसा मैंने कहा था कि डिस्टर्ब एरिया क्या होता है और कौन डिसाइड करेगा डिस्टर्ब एरिया, ये भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में क्लियरली कहा है अंडर सेक्शन 3. क्या कहा है? एनी एरिया जहाँ पे ऐसा सिचुएशन है जो कि डेंजरस है, कि जिसके लिए सिर्फ सिविल पावर काम नहीं कर सकता, उसके लिए आर्म फोर्सेस की भी ज़रूरत है. सो वायलेंस हो या कोई ऐसा सिचुएशन, चाहे वो रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से, लैंग्वेज की वजह से या एनी अदर रीज़न की वजह से, कि जहाँ पे आर्म फोर्सेस की ज़रूरत लगेगी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर.
उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया कहते हैं। सो पहला मीनिंग क्लियर हो गया। अब दूसरा, सर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कौन करेगा? क्लियरली कहा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर सकता है स्टेट में। अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर सकता है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिक्लेयर। सो कैन आई सिंपली से वेदर एदर एनी एरिया इज अ डिस्टर्ब एरिया और नॉट, कौन डिक्लेयर कर सकता है? एक गवर्नर ऑफ द स्टेट, दो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड तीन सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर क्या पूरा स्टेट या यूनियन टेरिटरी डिस्टर्ब एरिया होता है क्या? आंसर इज नो। सपोज ये पूरा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी और आपको लगता है कि सर इतना ही एरिया है जहां पे इश्यूज है, तो सारे स्टेट में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ अफेक्टेड एरिया जहां जरूरत है वहां पे ही ये इशू कर सकते हैं। सो व्हाट इज डिस्टर्ब एरिया, हु कैन डिक्लेयर डिस्टर्ब एरिया, वेयर इट कैन बी इम्पोज, ये पार्ट क्लियर। नेक्स्ट, सर इसके अंदर पावर्स दिए गए, बार बार कहा जाता है कि आर्म फोर्सेस को पावर्स है। क्या पावर्स है एग्जैक्टली? सेक्शन 4 में क्लियरली कहा गया है कि इफ द आर्म फोर्सेस आर ऑफ द ओपिनियन, मतलब उनका ओपिनियन है क्या कि इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये जरूरत है। क्या जरूरत है? आफ्टर गिविंग सच वार्निंग देने के बाद अगर वो चाहे तो वो फायरिंग कर सकते हैं, यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं, इवन टू द कॉजिंग ऑफ डेथ अगेंस्ट एनी पर्सन। मतलब पहला ही अधिकार आपको स्पेशल क्या मिला है कि आप ड्यू वार्निंग दे के फायरिंग ओपन कर सकते हैं, चाहे उससे सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है। प्रोहिबिटिंग द असेंबली ऑफ 5 और more person who are carrying of weapons or things capable using arms, ammunition or explosive। मतलब पहला जो स्पेशल पावर है, can I simplify say it is power to fire और power to issue arms। पावर वो क्या कर सकते हैं? फायरिंग शुरू कर सकते हैं, इवन जिससे सामने वाले की डेथ भी होती है तो भी। सेकेंड, इफ इट इज नेसेसरी इवन दे कैन डिस्ट्रॉय द आर्म्स डम, चाहे तो वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ये दूसरा। तीसरा, दे हैव पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो अगला सवाल है कि सर क्या उसने क्राइम कमिट किया होगा, कमिट कर रहा होगा या कमिट कर सकता है, ऐसा भी अगर लगे एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो उसके खिलाफ ये सारी चीजें हो सकती है। इतना ही नहीं, दे हैव राइट टू एंटर एंड सर्च विदाउट वारंट एनी प्रीमाइसेस। मतलब आप ये चारों प्रोविजंस शॉर्ट में अगर देखेंगे, सो चारों प्रोविजंस क्या देती है आपको? पावर टू इशू, that is power to use arms, that is you can fire. Second, power to destroy armed arm. Third, power to arrest any person without warrant. इतना ही नहीं, power to enter and search without warrant in any premises, मतलब किसी भी premises में जाके वो search का ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब पावर्स बहुत सारी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत पावर्स दिए गए इसके अंडर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर और क्या है? सेक्शन 6 के अंडर प्रोटेक्शन भी दिया गया है। किसे? प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर एक्टिंग अंडर दिस एक्ट, मतलब जो लोग इस एक्ट के अंडर काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स या बाकी लोग, इनको प्रोटेक्शन भी दिया गया है। किसके अगेंस्ट? नो प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड, मतलब इनके खिलाफ आप कोई प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकते एक्सेप्ट द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सपोज आपको लगता है कि किसी ने गलती किया है या किसी ने मिसयूज किया है पावर का, तो उनके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता एक्सेप्ट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर चाहिए तो किसका सैंक्शन जरूरी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूरी है। मतलब ये भी इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसीडिंग, ये भी उन्हें दिया गया है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अबाउट दिस। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और ये सही भी है कुछ हद तक। कैसे? पहला तो जो क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है कि इट्स मिसयूज ऑफ पावर यहाँ पे बहुत होता है। क्यों?
because it gives you the power na, power to arrest without warrant, power to search and power to fire. So don't you think absolute power जब होता है तो उसका misuse हो सकता है. Mere on the ground of suspicion also आप उसे use कर सकते हैं. एंड ये पहला क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पे मिसयूज ऑफ पावर बहुत हो चुका है. सेकेंड क्रिटिसिज्म है ह्यूमन राइट्स वायलेशन. ह्यूमन राइट्स ऐसे बेसिक राइट्स है जो सभी ह्यूमंस को मिलने चाहिए. इनका कहना है इट फेल्स टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द ह्यूमन राइट्स. फॉर एग्जाम्पल उनके एग्जाम्पल भी दिए कि 2004-05 में जब आसाम में एलेज कस्टोडियल रेप एंड किलिंग हुआ था मनोरमा का, मणिपुर में भी जो इरूम शर्मिला है उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक लिया है for nearly 16 years from the year 2000 to 2016. उन्होंने क्या कारण दिया था कि उनका कहना था कि एक इंसिडेंट हुआ था मलोम इन मणिपुर जहां पे 10 लोगों को मार दिया गया था जो कि बर्ड्स के लिए वेट कर रहे थे. मतलब कुछ आरोप तो डेफिनेटली है. क्या है? एलेज सेक्सुअल हैरेसमेंट, एलेज किलिंग्स, ये बहुत सारे ऐसे आरोप इनके ऊपर लगे हुए जिसके वजह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप इनके ऊपर है. एंड दैट्स द रीजन लोगों का कहना है ये तो फंडामेंटल राइट ही वायलेट कर रहा है. बिकॉज इफ समवन इज किलिंग देन डोंट यू थिंक इट्स वायलेटिंग आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. और आर्टिकल 21 एक ऐसा राइट है जो कि इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता. तो यहाँ तो आर्टिकल 21 ही वायलेट हो रहा है. इतना ही नहीं, आर्टिकल 22 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का है उसके बारे में भी इश्यूज आते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रिटिक्स का कहना है कि यहाँ पे जो इम्यूनिटी दिया है, इम्यूनिटी किसे दिया है? फॉर दोज हु आर वर्किंग और दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, उनके अगेंस्ट कोई पुनिटिव एक्शन नहीं हो सकती. तो ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेटेस्ट आउटरेज अगेंस्ट दिस. मतलब इन शॉर्ट क्रिटिसिज्म किसके बारे में है? जो आपने पावर दिया है, एब्सोल्यूट पावर, उसका मिसयूज होता है. सेकेंड, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है. देयर आर लॉट ऑफ एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट या एलेज किलिंग्स या फेक एनकाउंटर्स. फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 एंड इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट. ये सारे क्रिटिसिज्म है. देन कम्स द नेक्स्ट. इतने सारे क्रिटिसिज्म होने के बाद 2004 के इश्यूज के बाद भी इमीडिएटली सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस जीवन रेड्डी के अंडर एक कमीशन अपॉइंट किया था. और इस कमीशन ने भी क्लियरली माना आफ्टर लॉट ऑफ इंक्वायरी कि आफ्सा गिव्स मोर पावर्स एंड इट कन्फर्स इम्यूनिटी. ये बहुत ज़्यादा पावर देता है और इम्यूनिटी भी देता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसका रिव्यू होना ज़रूरी है. इतना ही नहीं, आफ्सा हैज़ बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ हेट अमंग द पीपल, बिकॉज इससे लगता क्या है, इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड हाई हैंडेडनेस. एंड आफ्सा शुड बी रिपील. सो इन सिंपल लैंग्वेज रेड्डी कमीशन का क्लियर कहना था कि आफ्सा रिपील करो. इसके जो ज़्यादा पावर्स दिया है, इम्यूनिटी दिया है, इसका रिव्यू होना ज़रूरी है. और आफ्सा हैज़ लिटरली बिकम द सिंबल ऑफ हेट. सो डज दैट मीन एक ही कमेटी थी? नहीं. सेकेंड ARC जो 2005 से 2009 में थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली, उन्होंने भी एंडोर्स किया था कि यस, इसको रिपील करना ज़रूरी है. इतना ही नहीं, फॉर्मर होम सेक्रेटरी GK पिल्ले, इनका भी ओपिनियन ऐसा ही था. तो फॉर्मर होम मिनिस्टर P चिदम्बरम, इनका कहना था कि एटलीस्ट आप रिपेयर नहीं करते तो रिपील नहीं करते तो एटलीस्ट आपको अमेंड तो करना चाहिए. मतलब सभी ने ये माना था कि कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहे. 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट किया गया था, संतोष हेगड़े कमेटी. ऑब्वियसली यहाँ पे संतोष हेगड़े के साथ इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिंगडोह भी थे, एंड एट द सेम टाइम DGP अजय कुमार सिंह विजय थे, जो कि फॉर्मर कर्नाटका के DGP थे. इस कमेटी के पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी रिगार्डिंग मोर देन 1500 फेक एनकाउंटर्स. I repeat, 1500 fake encounters between 1979 to 2012. एंड कमिटी ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया. इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने 6 केसेस लिए थे एंड मोस्ट ऑफ दिम कमिटी ने क्लियरली कहा है कि सारे के सारे 6 केसेस वेर फेक एनकाउंटर. मतलब 6 केसेस का उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, 6 के 6 फेक एनकाउंटर थे, जिसमें एक 2009 का किलिंग ऑफ 12 ईयर ओल्ड बॉय का भी था. मतलब सारे कमेटी ने कहीं ना कहीं ये तो माना कि कहीं ना कहीं मिसयूज तो हो रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कमिटीज़ हो या कमीशंस हो.
देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने आफ्सा के बारे में क्या फिर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है क्या? नहीं। इन 1998 जब केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने, नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। यहाँ पे इस एक्ट की वैलिडिटी चैलेंज की गई थी। उस वक्त 5 जजेस के बेंच ने क्लियरली कहा है कि आफ्सा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आफ्सा कॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा यस, इसमें कुछ गलत नहीं है। कौन सा केस था? नागा पीपल मूवमेंट। बट यहाँ पे इसके बाद और इसके बाद कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे कि जो डिस्टर्ब एरिया है या जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पे एवरी 6 मंथ्स इसका रिव्यू लेना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, 2015-16 में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है एनी फोर्सेस वेदर इट इज पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस, इवन इफ दे आर यूजिंग पावर अंडर आफ्सा, दे कैन नॉट यूज एक्सेसिव और रिटेलिटरी फोर्स। मतलब एक्सेसिव फोर्स यूज करना गलत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ इसी ओपिनियन का है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फंड कंक्लूजन क्या हो? आफ्सा रिपील कर दे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटा दे? लिसन केयरफुली, इसके फेवर में भी बोलने वाले हैं, इसके अगेंस्ट भी। लेट अस सी इन ब्रीफ। जो लोग इसके फॉर में है उनका कहना है कि देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस होती है जहां पे ऑर्डिनरी लॉ सफिशिएंट नहीं होते। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आएगा तो ऑर्डिनरी लॉ कैसे सफिशिएंट होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, डोंट थिंक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, हम लोग देख रहे हैं वेदर इट इज इन बाय आवर नेबरिंग कंट्रीज, प्रॉक्सी वॉर्स वगैरह चल रहे हैं। तो ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स अगर टैकल करना है, उसको कंट्रोल में करना है, तो पुलिस या फिर जो फोर्सेस उसे कंट्रोल में लाना चाहते हैं, दे नीड स्पेशल पावर्स। और अगर ये स्पेशल पावर उन्हें नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। सो हाउ दे आर गोइंग टू डील? सो देयर विल बी अ ह्यूज गैप। सो ये बातें भी जेन्युइन लगती है बिकॉज ऐसे इशू हमने देखे भी हैं। बट एट द सेम टाइम सेकेंड साइड भी हमें देखना है क्या कि एब्सोल्यूट पावर का मिसयूज हुआ है। ऐसे बहुत सारे कमिटीज और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑब्जर्वेशन है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, केसेस हो, या फिर फेक एनकाउंटर या एलेज किलिंग, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, एंड इम्यूनिटी टू फोर्सेस, ये भी है। सो दोज हु आर फॉर, उनकी बातें भी कुछ जेन्युइन लगती है, बट दोज हु आर अगेंस्ट, वो तो वैलिडिटी प्रूव भी हो चुका है बहुत सारी कमिटीज ने। सो क्या होना चाहिए? व्हाट आई फील, जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसको सीरियसली लेके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी नीड सर्टन लॉज। जो लॉज लगते हैं या जो पावर्स दिया जाता है, दैट इज फॉर मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सो लॉज और पावर्स तो देने पड़ेंगे, बट क्या होना चाहिए? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पावर दिया है, ज़्यादा पावर दिया है, तो उसका ज़्यादा रिस्ट्रेंट से यूज़ होना चाहिए। फर्स्ट, ज़्यादा पावर है इसका मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए, उल्टा रिस्ट्रेंट से यूज़ होना चाहिए। सेकेंड, आफ्सा वहीं पे लगाओ जहाँ पे ज़रूरत है, एंड केस बाय केस इसे आप रिवाइव करो। सो जहाँ जहाँ लगता है आपको स्थिति कंट्रोल में आ रही, आप धीरे धीरे वो एरिया कम कर सकते हैं, एंड दैट इज अ बेटर सोल्यूशन। सो आज की तारीख में अगर हम देखेंगे भारत में, डोंट थिंक देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे आफ्सा लगा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, ऑब्वियसली विद देयर वर्जन्स। सो डोंट थिंक, यहाँ पे अगर आप ठीक तरह से देखेंगे तो नेबरिंग स्टेट से कहीं ना कहीं इश्यूज तो आते ही रहेंगे। सो आर्टिकल 355 के अंदर, जैसे मैंने कहा, इट्स अ ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है कहीं पे भी, तो उसे प्रोटेक्ट करने का जिम्मा किसका है? सेंटर का है। एंड दैट्स रीजन सेंटर को पावर्स की ज़रूरत होती है। बट ऑब्वियसली पावर शुड बी यूज विथ कॉशन, उसका कोई मिसयूज नहीं होना चाहिए, एज सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर मेंस के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? वही क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा है 2015 में, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कॉन्स्टेंटली हाईलाइट द फैक्ट दैट आफ्सा इज अ ड्रैकोनियन एक्ट। हमने प्रोविजंस देखे, उनकी क्रिटिसिज्म भी देखे रिगार्डिंग ह्यूमन राइट अब्यूसेस बाय
सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू। सो ऐसे कौन से सेक्शन है जो ह्यूमन राइट्स वाले अपोज कर रहे हैं? आई थिंक हमने क्लियरली हुआ है सेक्शन 4-6 जस्ट नाउ देखा हमने। उसे आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है विथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। आई होप आज के वीडियो देखने के बाद ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आप अच्छी तरह से डेफिनेटली लिख सकते हैं। देन कम्स द प्रीलिम्स क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट? पुलिस, अदर आर्म फोर्सेस, प्रिजन, पब्लिक ऑर्डर। जानबूझ के थोड़ा इसको अलग तरीके से रखा है कि ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 3 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 1 पेयर। ऑल पेयर मतलब चारों स्टेट लिस्ट के अंदर है, 3 मतलब सिर्फ 3 स्टेट लिस्ट के अंदर, 2 मतलब सिर्फ 2 स्टेट लिस्ट के अंदर और 1 मतलब सिर्फ 1 ही स्टेट लिस्ट के अंदर है। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।